शिक्षा की जड़ें कड़वी हो सकती है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की मिठास को चेक करने का सेशन, जो कि हम पीवाईक्यू के थ्रू इसे चेक करेंगे। तो हमने लास्ट सेशन में इस चैप्टर को बड़े अच्छे से समझा था। आज जो मौका है वो है पीवाईक्यू के थ्रू इस चैप्टर की मिठास को जानने का, मिठास को पहचानने का और इस चैप्टर का स्वाद चखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जगदीश प्रजापति और आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं पहले चैप्टर जो क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं उससे पहले मैं चैप्टर का थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट ऐसे जो हमें बहुत काम आने वाले हैं, बहुत जरूरत पड़ने वाली है, उसके बगैर हमारा काम होगा नहीं। तो हम 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए इसको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बेटा, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। 2024 में सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आपके सामने ये भी 24 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 25 में है। तो इस चैप्टर में हम इस पीवाईक्यूज के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हो कि हमने क्या कह रहे हैं, एक क्लास होगी, इस क्लास में पूरा कवर होगा और तुम सिर्फ इतना पढ़ लो, सिर्फ इतना पढ़ लो कि तुम्हारा काम इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम उन सब चीजों को कवर करेंगे जो हमें इस पूरी क्लास में, इस पूरे चैप्टर में आती है, उनको इस पूरी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ही नहीं, आपको मतलब ये है कि आप ये चैप्टर बस इसको, इस वीडियो को कंप्लीट कर लो। इस वीडियो के जितने क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं 17 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस लेके आया हूं। जितने भी सीबीएसई में आए हैं उन सब क्वेश्चंस को हम डिस्कशन करेंगे। और हाँ, आप इस चैप्टर में क्वेश्चंस जब सोल्व कर रहे हैं तो साथ के साथ ये एनालिसिस करेंगे कि अभी तक सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस टाइप का है और कितनी बार रिपीट हुए हैं। क्या हमें ये क्वेश्चंस से हमारा काम हो जाएगा, या हम देख पा रहे हैं कि हर बार क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो रहे हैं या टाइप्स रिपीट हो रहे हैं। तो बस इस चैप्टर के अंदर प्लीज ये एनालिसिस जरूर करना और मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि चैप्टर में कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, हमारा काम किस टाइप्स के क्वेश्चंस करने से कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आप सिर्फ इस वीडियो को कर लो और इसी से ही आपके सारे बोर्ड के क्वेश्चंस कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। जितने इससे पूछे जाएंगे एक भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस पूरे सेशन में। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। चलिए बेटा देखते हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चंस देखा है, ये देखिए, देखिए जरा इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने किसका है, आपके सामने पहला आ गया है नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आ गया है। तो हमें नोमेनक्लेचर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ गया है ना। तो आइसोमेरिज्म हमें जानना है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या आ सकते हैं, ऐसे ऐसे देखो, ये देखो वीबीटी के केस स्टडी क्वेश्चन है, ये आ चुका है, ठीक है ना। इस तरह से कई सारे इनके रीजन से, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड्स, ये सारी बातें आ चुकी है। तो हमने अपने लेक्चर सेशन में भी ये बातें की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको तो सीधी सीधी कहानी ये है एनालिसिस से कि हमें पहला क्वेश्चन अगर किसी चीज से समझना है तो वो है किसका, नोमेनक्लेचर। फर्स्ट जो चीज आपको समझनी है वो क्या है, नोमेनक्लेचर। क्या समझनी है, नोमेनक्लेचर समझनी है, ठीक है, पहली थिंग। सेकंड जो है वो आपकी है आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म, ठीक है। और तीसरी जो बात है वो है आपकी सीएफटी या वीबीटी थ्योरी के थ्रू पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड वाली कहानी को बताना, वीक फील्ड लिगेंड वाली कहानी को बताकर उसके पूरे क्वेश्चंस को बताना। क्वेश्चंस में क्या क्या बताना है आपसे,
हाइबर हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, ठीक है। आपसे आपसे वो मैग्नेटिक 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 नेचर पूछ सकता है, मैग्नेटिक नेचर पूछ सकता है, जिसमें आपको जवाब देना होगा क्या, कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपको पैरा बोलना पड़ेगा, पैरा बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, पैरा बोलना पड़ेगा। और अगर पेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, डाया बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, डाया मैग्नेटिक बोलना पड़ेगा, ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन जो मोर इंपॉर्टेंट है आपके सामने, है ना, देखो क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि आपका म्यू म्यू एस पी इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू के फॉर्मूले से कवर हो जाएगा बोर मैग्नेट्रॉन में। इसके बारे में हमने खूब खूब बातें की है ना। इसके अलावा आपसे स्ट्रॉन्ग यानी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे कंडक्टिविटी का पूछ सकता है, कंडक्टिविटी का पूछ सकता है, विटी का पूछ सकता है, आपसे हाई स्पिन हाई स्पिन और लो स्पिन का पूछ सकता है, लो स्पिन का पूछ सकता है। तो आपसे हाई स्पिन और लो स्पिन ये बात हो गई, है ना, हाई स्पिन और लो स्पिन का पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे डेल ओ इज ग्रेटर देन पी या फिर डेल ओ इज ग्रेटर लेस देन पेयरिंग वाली एनर्जी, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है इनके आंसर आपको देने होंगे, इनके आंसर आपको इसमें समझने होंगे और इसी से अपने सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो पहला हम बात समझ लेते हैं फटाफट से। आपको पता है नोमेनक्लेचर में क्या है, सारे के सारे अपन ने पढ़े हुए हैं, सीधी कहानी ये है। तो नोमेनक्लेचर में आपको ये पहले हमेशा कैटाइन लिखना है, फिर एनाइन लिखना है, ठीक है। दूसरा हमें याद रखना है कि नेगेटिव लिगेंड है उसके सफिक्स में ओ लिखना है, और एक कैटायन और एनाइन जब लिखेंगे तो उसके बीच में गैप देंगे। मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन रोमन फॉर्म में लिखेंगे, है ना, इस तरह से रोमन में लिखेंगे, ठीक है। और अगर मेटल कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो हम मेटल के नेम को किस में लिखेंगे, एटीई, है ना। तो ये हमने नोमेनक्लेचर में किया था। तो नोमेनक्लेचर वाली कहानी खत्म। आइसोमेरिज्म वाली कहानी है, उसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो होती है, पूरे सेशन में मैंने पढ़ाया है। आप जाके भी देख सकते हो, मैं लिंक जो है इसमें शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से पूरा का पूरा पढ़ सकते हो कि आइसोमेरिज्म कौन कौन से किस तरह के हैं। आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कहां से, स्टीरियो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से भी पूछा जा रहा है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म से भी पूछा जा रहा है। तो उस भी चीज को हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे कैसे होते हैं। तीसरी बात हम कर रहे हैं, तो अब यहाँ मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, यहाँ जो काम आने वाली है वो कौन सी चीज काम आने वाली है। तो देखो फ्लोरीन है, मैं आयोडीन से स्टार्ट करूँ, आयोडीन है, आयोडीन नेगेटिव, आयोडीन है, ब्रोमीन है, और इसके बाद आपका क्लोरीन है, फिर आपका फ्लोरीन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पर H2O आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और H2O के बाद आपके पास आ जाएगा NH3, क्या आ जाएगा, NH3, ठीक है। तो NH3 EN वगैरह और ये CN वगैरह CO, इस तरह के जितने भी हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। कहानी ये बोली थी मैंने कि अगर अगर आपके पास मेटल 3D है, 3D है और +2 में है, 3D है और +2 में है, 3D है और +2 में है, तो भाई कहानी में ये ट्विस्ट था कि हमें जो ये वाला इधर होगा ना, तो जो भी है यहाँ पे, यहाँ से ये वाले क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और ये वाले सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अगर 3D की मेटल होगी
+3 में होगी तो आपके पास कहानी कहां से बदल जाएगी, ये सारी की सारी वैसे ही आएगी। ये जो आपको दिख रही है ऊपर लिखा हुआ है ये सब वैसा का वैसा ही रहेगा। कहां पे आ जाओ H2 और H2 के बाद इधर वैसा का वैसा ही रहेगा NH3 वगैरह और उसके बाद सो ऑन। तो यहां पर मामला 50-50 होता है। ये इसका मतलब ये है कि H2O से इधर वाले H2O मीन्स ये पूरे इससे H2 ही नहीं अकेला, पूरे के पूरे इनसे, ये सारे के सारे क्या है वीक फील्ड लिगेंड होंगे किस पर, जब मेटल +3 पे हो, और इधर वाले क्या होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। इसका मतलब जो ये OH माइनस है इसका मतलब C2O4 माइनस ऑक्जो वाले हैं और H2O वाले हैं, ये सारे के सारों इनसे इनसे क्या होगा हमें ध्यान रखना है कि कोबाल्ट निकेल इन सब पे +3 की कंडीशन में, इन सब पे +3 की कंडीशन में ये जो है ये वाले ये क्या फील कराएंगे, ये होंगे इनके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर यहां से बात करें किधर Fe+3 है या फिर आपका Mn+3 है ना, इनके लिए कैसे होंगे, ये होंगे वीक फील्ड लिगेंड। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा अगर 3D की मेटल में +4 हो चाहे +5 हो चाहे कुछ भी हो, क्या कंसिडर करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कंसिडर करना है। अब आते हैं ये किसकी बात थी, ये किसके लिए बात थी, ये पूरी बात किसके लिए थी, होना चाहिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये बात लागू है। और अगर बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, अगर मैं बात करूं किसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, तो कहानी में बदलाव आने वाला है। क्या बदलाव आने वाला है, हमने कहानी स्टार्ट की माइनस से, फिर कहानी स्टार्ट की Br से, फिर कहानी स्टार्ट की किससे Cl माइनस से, फिर Fe से, है ना, फिर ऑक्सीजन वाले जितने हैं वो आ गए O माइनस, फिर आ गया आपका ऑक्सीलेटो वाला, फिर आ गया आपका H2O, फिर आ गया NH3 और फिर आ गया आपका ये पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ना वो पूरी की पूरी ऊपर होगी, है ना, ऊपर होगी। तो ENCN वगैरह सारे जो है वो आएंगे। तो ENCN जो भी है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से 50-50 कर दो और इधर हो जाएगा वीक फील्ड लिगेंड और यहाँ से हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, उसके बाद और ये भी किसमें 3D की मेटल में +2 के साथ ये याद रखना है, बाकी फिर 3D की मेटल में +3 हो या +4 हो या +5 हो, हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही कंसीडर करना है। फिर चाहे फिर 3D के बाद 4D की हो, चाहे 5D की हो, चाहे किसकी भी हो, और फिर वो +2 में हो भले ही या फिर +3 में हो या किसी में भी हो, हमेशा क्या करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करना है। यहाँ पे भी वही बात है कि 3D के अलावा भले ही फिर आपका 4D हो चाहे 5D हो, और ये भले ही फिर +2 में हो फिर +3 में हो, चाहे किसी में भी हो, चाहे किसी में भी हो, क्या करना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही कंसीडर करना है। चलिए तो हमारा काम हो गया खत्म, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कब का है 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुआ है इसका क्या करना है आपको, इसका जो IUPAC नेम है वो लिखना है, उसका नेम लिखना है। तो देखिए भाई ये जो है उसका नेम लिखते हैं, पहले सीधा लिखा हुआ है पोटेशियम, नेम तो दिया हुआ है फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, पोटेशियम। तो ये आ गया जी पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आ गया आपका, ठीक है जी। कितने पोटेशियम होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे, पर लेकिन पोटेशियम जरूर होगा। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेट्रा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीडो, है ना, जिंक, जिंक है, क्या है जिंक है, और टेट्रा 4 है, और क्या है आपका टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, तो OH है, क्या है OH है, कितने हैं 4 है, कितने हैं 4 है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ रहा है
+2 आ रहा है। कितना आ रहा है? +2 आ रहा है। ये दिख रहा है? +2 आ रहा है। तो +2 कब आएगा? +2 कब आएगा? क्योंकि इसका होता है -4, -1 होता है तो इसका -4 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ कम से कम क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -2। और -2 तभी आ सकता है जब आप यहाँ K2 पे K2 लगाओ। क्या लगाओ? K2 लगाओ, है ना? अरे भाई आप चेक करोगे ना इसको, ZnOH OH का 4 तो आपने लिख लिया था, है ना? अब इस पे आना चाहिए +2। तो अगर ये x प्लस 4 इंटू -2 है, 4 इंटू -2 है ना? तो इधर यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगर मैं यहाँ पर लेके आऊं -2, अगर यहाँ पे मैं -2 ले आऊं, यहाँ पे -2 ले आऊं, जो कि इसकी वजह से आया है, तो मेरे पास ये वाला +2 आ जाएगा। ये वाला देखो कैसे, x -4 इक्वल टू -2 तो कट जाएगा। तो अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, ऐसे नहीं करना चाहते हो, तो आपको ऐसे नहीं करना है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर इसका चार्ज लिख दो +2, इसका चार्ज लिख दो +2। मेटल का कितना है? +2 है ना? ये पता नहीं ना कितना है? नहीं पता, कोई बात नहीं। ये लो, क्या कर देंगे, x की जगह लिख देंगे 2 प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू, इधर नहीं पता कितना आएगा, x मान लो। तो ये कितना हो गया? 2 माइनस कितना हो गया ये, सॉरी यहाँ 1 है, -4 हो गया इक्वल टू x। तो कितना हो जाएगा? -2 इक्वल टू x। ये है ना, ये इधर है, तो ये इस पे कितना चार्ज आ गया? -2 आ गया, बात खत्म। कितना आ गया? -2। तो ये -2 को खत्म करने के लिए K2 लाना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है ना? तो चलिए आइए, ये तो फर्स्ट आपका खत्म हो चुका है क्वेश्चन, फर्स्ट खत्म कर दिया हमने। सेकंड पे आइए, सेकंड क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, देयर सॉल्यूशन। तो आपके सामने देखो, ये लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, यस ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अब आपको कंडक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? बिकॉज कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ना? नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस किसकी है? नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी है भाई। किसकी है? कंडक्टिविटी। देख लो भाई, क्वेश्चन पूछा गया 24 में, कंडक्टिविटी है। अगर कंडक्टिविटी है तो भैया आपको आयंस चेक करने हैं। एक बार इसको तोड़ो, यहां से इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो इस पे कितना आएगा? ये कितना होगा? ये क्लोरीन कितना नजर आ रहा है? 2 आयन, और एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? एक क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स। तो टोटल पहले वाले में फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जो है, मैं ए नेम दे देता हूँ, उसमें कितने आयन हो गए? 3 आयन हो गए। कितने हो गए? 3 आयन। क्यों? क्योंकि 2 आयन तो इसके हैं और एक खुद ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, तो 3 आयन हो गए। अब इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, इसमें कितने आयन है? इसमें सर बाहर की तरफ तो कोई ही नहीं है, बाहर की तरफ तो कोई नहीं है। इसका मतलब बी में हो गया आयन एक अकेला, मतलब आयन भी तो नहीं है, 0 आयन नहीं है ना? क्योंकि उस पर कोई चार्ज दे नहीं रखा है, तो आयन फॉर्म में नहीं है। इसको तोड़ो, तो ये कितने हो गए? Cl 3 हो गए, और एक ये 4 हो गए भाई। सी में कितने हैं? Cl 3 है और ये 4 हो गए। कितने हो गए? 4 आयन। तो जिसके सबसे ज्यादा आयन उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, मतलब आपके पास सी, फिर ए, और फिर ये कहानी होगी, है ना? इसको मैंने दे दिया ए, इसको दे दिया बी, और इसको दे दिया सी। तो सी, ए और बी, ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। तो दूसरा भी हो गया। आइए सी क्वेश्चन पर, किस पे आ जाते हैं? सी नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना? तो सोल्व करें इसको। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग। आप यही पे देख, आपका नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा, आपका जो है आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछ लिया है। दो बातें मैं बोल रहा था पिछली क्लास में, अभी 2 मिनट पहले ही, कि आपको आइसोमेरिज्म पे ध्यान देना है, दूसरा आपको जो है नोमेनक्लेचर पे ध्यान देना है, और ये कंडक्टिविटी अगर ये बात पूछी है तो कंडक्टिविटी आइंस पे मैंने जस्ट कैलकुलेट करके बता दी कि कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया करते हैं। तो देखो बेटा, चलते हैं। किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो भाई देखो, फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि 1 घंटे में खत्म करें क्लास को, है ना?
चलिए थोड़ा स्लो कर लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आए बात। हाँ, आइसोमेरिज्म देखो, ये वाला आइसोमेरिज्म कौन सा है, ये कोई चेक करके बताएगा मुझे? क्योंकि मुझे लिंकेज आइसोमेरिज्म में पता है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड मिलना चाहिए। कौन सा? एम्बिडेंटेड लिगेंड मिलना चाहिए। तो बस मुझे एम्बिडेंटेड लिगेंड मिल गया, और ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो जरा, अगर ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या बन जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं उसका आंसर, है ना, यहां लिख रहा हूं, कोबाल्ट NH3 का होल हो गया भाई 5, और 5 के बाद इधर कौन है? NO2 है, तो इसका दूसरा आइसोमेरिज्म रहेगा ONO, ये बनेगा। इसका दूसरा आइसोमेरिज्म जो है वो बनेगा, क्या बनेगा? ONO, बिकॉज इज दिस एम्बिडेंटेड लिगेंड। ओके, ये है फर्स्ट का आंसर। एक यहां पर है और एक यहां पर है, और कौन सा आइसोमेरिज्म है? इज दिस लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, ओके। दूसरा आते हैं इस पे, ये क्या है? कोबाल्ट। अब जो कोबाल्ट है ना, इस EN पे स्पेशली ध्यान रखना, ये तो बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड है, और प्लस इस पे चार्ज आ गया +3, है ना। तो कोबाल्ट +3 के साथ EN जो है, चलो हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है फिलहाल, बाकी इससे जरूर मतलब है कि आपके पास ये बाइडेंटेड है और 3 है, तो ये ऑक्टा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया जी इसका 6। कितना हो गया? 6। इसका मतलब आपके पास में जो कोबाल्ट स्ट्रक्चर है ना, इस कोबाल्ट स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पे ले आए, और वहां से आपने एक EN लगाया इस पे, एक EN लगाया इस पे, और एक EN लगाया इस पे, और बेटा इसकी बन गई आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर। तो मैं हाइड कर देता हूं अपने आप को। अब देखो, ये हो गया। और अब आपकी जो बात है वो है कि इसका आइसोमेरिज्म जो है वो बनेगा कैसा? मिरर इमेज बनेगी। ये लो, ये लो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये वाला EN तो इस पे दिखेगा, और ये वाला EN इस पे दिखेगा, और मिरर इमेज में ये दूर जाता हुआ नजर आएगा। मिरर इमेज में ये दूर जाता हुआ नजर आएगा। तो भाई दिस इज द मिरर इमेज टू ईच अदर, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल टू ईच अदर, है ना। ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, बट ये सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसको उठा के इस पर डायरेक्ट ऐसे रखोगे ना, तो सुपर इम्पोजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है आपस में भैया? एनांशियोमर है। क्या है? एनांशियो एनांशियोमर है। क्या है बेटा? ये एनांशियोमर है। तो भाई ये ऑप्टिकल, ये क्या है? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमर है। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है, और उसका भी कौन सा है? एनांशियोमर है। वो भी कौन सा है? एनांशियोमर है। बोलो समझ में आई क्या बात, है ना। तो आइसोमेरिज्म पूछा था, हमने डिफाइन करके बता दिया है। चलिए, आपके सामने 24 का क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वेयर एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड। हाँ, ये पढ़ लेना सारी के सारे। ऑन द डिग्रेडेशंस ऑफ द d orbitals and energies of the central metal ions, the splitting of the d orbital, चलो छोड़ो, ये सारा आप रीड कर लेना आराम से। हमसे जो पूछ रहा है वो बात करते हैं। कह रहा है व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो क्या होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको, द स्प्लिटिंग ऑफ द d ऑर्बिटल प्रोवाइड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अरेंजमेंट। ठीक, तो देखो ये क्या है?
ये वाली जो क्रिस्टल फील्ड की बात कर रहे हैं उसमें आंसर आपका सिंपली आप एक्सप्लेन करोगे। ये और इसको हम ले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये है ग्राउंड स्टेट। आराम से समझा देना कि एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो ये इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? स्प्लिट हो जाएगा और स्प्लिट हो जाएगा और ये कहाँ चला गया? ये यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। तो इसके जो बीच की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है यानी कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन P या 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 फिर हो सकता है कि डेल्टा O इज लेस देन P। ये वाली जो डेल O की एनर्जी है, ये वाली जो एनर्जी है ना, ये वाली ये तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है। ये क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है ना भाई? यही है आपकी स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक, तो इसको समझा देना। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आराम से लिख के आना, इसमें समझा के आना। फिर दूसरा है क्वेश्चन आपका, गिव रीजन फॉर द वोलेटाइल कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और किसका है? टाइटेनियम H2O होल 6। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है देखना इस क्वेश्चन को, कहीं तो ये रिपीट हुआ है फिर से। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाना है भाई आपको ये, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि टाइटेनियम H2O का होल 6 है और इस पे चार्ज है +3। +3 है ना? तो +3 है तो आप इसमें टाइटेनियम का चार्ज कितना आ रहा है? सर टाइटेनियम का चार्ज आ रहा है +3। क्यों? क्योंकि H2O का जो चार्ज वो क्या है? 0 है। ये तो न्यूट्रल लिगेंड है ना भाई, न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका तो चार्ज आ गया +3। +3 आ गया तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम 22 है ना? 22 है तो 3d2 और 4s2 और ये +3 है तो 2 इसमें से उड़ा दो, ये गए 2 इलेक्ट्रॉन और एक इसमें से उड़ा दो, मतलब आपके पास 3d1 की कहानी बन गई है। 3d1 की कहानी बन गई है। तो आप आराम से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के तहत समझा सकते हो, है ना? क्या समझा सकते हो? ये लो सर जी, 3 इसमें है, 1 इसमें है, ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और ये क्या करता है, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ जाता है और यहाँ पहुंच जाता है और फिर ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो जब ये वापिस आता है तो ये क्या करेगा, E=hν एनर्जी इमिट करता है। तो वो उसके, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कलर को, जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो शो करेगा। तो इसी वजह से इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग कलर, है ना? ये कौन सा कलर शो करेगा? वोलेटाइल कलर। ठीक है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है कलर शो करने के लिए। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो देखो जरा, वापिस आते हैं सी पर। सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड पे आओ, है ना? थर्ड क्या बोल रहा है, आपके पास क्रोमियम NH3 अमोनिया यानी अमाइन का 6 है और +3 इज द पैरामैग्नेटिक व्हाइल निकल CN4 सेकंड इज द डायमैग्नेटिक। ये क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, रिपीट हुआ है ना? अभी आप आगे चलोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा सेम टू सेम। तो देखो, क्रिस्टल फील्ड में क्रोमियम जो है, इसको यहां समझाते हैं। क्रोमियम जो है, ये क्रोमियम, क्रोमियम के पास है NH3 का होल कितना है, NH3 का 6 है भाई, कितना है, 6 है, ठीक है? NH3 6 है और इस पे चार्ज कितना है भाई, +3 आ रहा है। +3 आ रहा है, इसका मतलब क्रोमियम पे सीधा सीधा +3 आ गया। क्यों? क्योंकि तो न्यूट्रल लिगेंड है ना, न्यूट्रल लिगेंड है तो +3 आ जाएगा, सिंपल कहानी। तो देखो जरा, इसमें आप क्रोमियम यानी क्रोमियम होता है 24, क्रोमियम क्या होता है, 24 होता है, तो 3d4 है ना?
और 4s2, तो आपके पास +3 चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे गया और 1 इलेक्ट्रॉन इससे गया, मतलब कहानी बन गई 3d3 की। 3d3 की, तो 3d3 में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना भाई। अगर एक कोऑर्डिनेशन 6 है ना, तो भी इसको तो कोऑर्डिनेशन नंबर को अंदर की 2 ही डी चाहिए ना। याद करो, मैंने क्लास में बताया था क्या कि D1 D2 D3 में कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमेशा पैरामैग्नेटिक है, हमेशा पैरामैग्नेटिक है, प्लस हमेशा इनर d ऑर्बिटल होगी। We cannot decide which one is the strong, which one is the strong और weak ligand, है ना, वो ट्राई करते ही नहीं है ना अपन। तो ये सिंपली आपके सामने 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा भैया। जबकि ये क्यों है ऐसा, तो देखो जरा। और हाँ, यहाँ पर देखना ही नहीं है वीक और प्लस, मैंने सीधी बात बोल दी आपको। किस किस में नहीं देखना है, ये भी नोट कर लो, किस किस में नहीं चेक करना है, किस किस में स्ट्रॉन्ग वीक नहीं चेक करना है। D1 D2 और D3 में चेक नहीं करना है। हमेशा क्या होगा, अगर हमेशा क्या होगा, पैरा ही होगा, चेक करना ही नहीं है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं किसकी, इसकी, निकल। तो देखो, निकल के लिए बात की जाए, हम यहाँ करते हैं ऊपर, है ना, थोड़ी बात यहाँ करते हैं, इस एरिया पे करते हैं। यहाँ कर लेना यार बात, क्या है, निकल Cn का 4 और 2 है। क्या गड़बड़ हो गया, चार्ज नहीं दिया क्या? कोई बात नहीं, चार्ज नहीं दिया, 2 दिया तो माइनस ही है भाई, यहाँ सही कर लेना ना। यहाँ दिया हुआ है निकल, निकल Cn का होल 4 और इस पे दिया हुआ है -2। तो देखो, चेक करना है कि ये डाया क्यों है, तो भाई चेक करो, x प्लस 4 इंटू -1 इजकल टू -2, है ना। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इजकल टू -2, ये उधर चला जाएगा तो बच जाएगा +2। तो भैया इस पे आ गया +2, यानी निकल कितना है, निकल है जी, निकल है जी +2। तो निकल का क्या होता है वैसे, वैसे नॉर्मली निकल का क्या होता है, 3d8 4s2 होता है, लेकिन हमें तो +2 वाला चाहिए, 2 इससे गया तो बच गया, कहानी क्या, 3d8 की कहानी बच गई। 3d8 है, तो 3d8 है तो देखो 3d8 में क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 और 4, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8, तो 2 अनपेड है। लेकिन लेकिन +2 में, लेकिन +2 में Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो भैया ये क्या कर देगा, पेयरिंग करवा देगा। और पेयरिंग करवा देगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितनी डी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितनी डी चाहिए, एक ही तो डी चाहिए, DsP2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी, कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, एक चाहिए तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई बचा नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं बचा है, तो फिर भैया ऐसी कहानी में ये डाया हो जाएगा, कौन हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई your answer should be here having a unpaired electron, and in nickel Cn whole 4 having no any type of the unpaired electron, doesn't have any unpaired electron. Okay, so that's why it's a para and it's a diamagnetic. चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है आपको किसको, अच्छा, डायमैग्नेटिक क्यों है, पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये तो एक्सप्लेन हो गया, सारी बात बता दी। और इसने दिया भी है भाई, एटॉमिक नंबर भी दिया है, हम तो देना ही नहीं चाह रहे थे। ओहो हो, 2 मार्क्स का है, देख लो देख लो, ये 1 मार्क्स का है ना, ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये, ठीक है। अब 3 क्या,
2 ये रहा, 2 ये रहा ना, और हाँ तो 3 में ही हुआ। अब इसमें और भी दिया हुआ है आपको, या तो सी में करो, सी में करो, सी में क्या है, सी में एक्सप्लेन व्हाई FeCN का होल 6 3। अब इसमें 3 दिया हुआ है, इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वेयर इज द FeH2O का होल 6 3 प्लस में इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों इनर है, क्यों आउटर है, तो देखो हमने बोला था ना इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल की कहानी भी बनती है, तो इनर और आउटर की भी कहानी बन जाती है। तो कैसे होगी इनर आउटर, समझते हैं हम आगे वाले में। Cn के साथ Fe के साथ Cn और Fe के साथ वाटर है, दोनों ऑक्टाहेड्रल पे है। तो चलिए आइए देखो अब इसमें समझते हैं। एक है आपके पास Fe और उसमें Cn का होल 6 है, लेकिन भैया यहाँ पे माइनस माइनस 2 चार्ज है, कितना है, ओ -3 चार्ज है, कितना है, -3 है। और एक कहानी है FeCN का होल 6 और इसकी कहानी जो है वो है +3 चार्ज की है। तो देखो भाई अगर मैं इसमें अब ओरली देखो, अब इतनी प्रैक्टिस होने लगी ना, अब ओरली कैलकुलेट करो चार्ज। देखो एग्जाम में तो लिखना है, एग्जाम में तो आप ऐसे जस्ट कैलकुलेट करके निकालो, क्या है नहीं पता है Fe का, ओके प्लस लिगेंड कितने हैं 6, एक लिगेंड पे चार्ज कितना है -1, टोटल पे चार्ज कितना है माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का क्या है 3 है। तो ये हो गया भैया x इक्वल टू -6 इक्वल टू -3, तो सिंपली निकल गया होगा +3, सॉरी +3। इधर क्या है, इधर क्या, ओहो गलत लिख दिया, H2O था यहाँ पर, क्या था, H2O था यहाँ पर, H2O तो न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे तो आ गया डायरेक्ट +3, तो ये भी +3 और ये भी +3, तो दोनों की कहानी में +3 +3 में Cn क्या है, +3 में Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और +3 में वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। अरे जाके चेक करो ना, जाके चेक करो, देखो 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 जाके चेक करो, ये देखो ये देखो ये देखो +3 में वाटर कैसा है, +3 में वाटर कैसा है, अरे +3 में वाटर कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है ना। और अभी जस्ट बोला था Cn कैसा है, Cn कैसा है, Cn तो और आगे है ना, वाटर से और आगे Cn, तो वो तो +3 में स्ट्रॉन्ग रहेगा ही जब वाटर खुद स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अरे अपनी जादू की छड़ी से आंसर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये 3 लाइनें मैंने अभी जो बोली है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, कोऑर्डिनेशन का ब्रह्मास्त्र है भाई ये जो मैंने बोली है कि 2 पे इसको याद रखना, 3 पे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, और इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये लाइन याद रखना, बाकी में सब में तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, बाकी तो सब में स्ट्रॉन्ग ही होगा। सो हमारे पास ये 3 ब्रह्मास्त्र है, इन ब्रह्मास्त्र को याद कर लो, आप कोऑर्डिनेशन में धुरंधर हो जाओगे, है ना, कोऑर्डिनेशन में एकदम धुरंधर हो जाओगे आप। तो भैया ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये कैसे काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d5 हो गया, क्यों, क्योंकि Fe क्या होता है 26 होता है, तो 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, 2 तो गया, और 3d6 में से एक और कम तो 3d5, ऐसे इसका भी क्या हो जाएगा 3d5, ठीक है ना। +3 में चार्ज 3d5 भी होता है ना, तो सीख गए होंगे। अरे भैया इसका नॉर्मल होता है 3d6 4s2, और +3 चाहिए ना हमें, तो ये तो नॉर्मल का है, ये तो सिर्फ Fe का है, ये तो सिर्फ Fe का है, हमें तो +3 वाला चाहिए, तो 2 तो इससे कम और 1 इससे कम, तो 1 कम करते हो गया 5 क्योंकि +3 चाहिए, ऐसे इसमें हो गया ना, सिंपल। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 ये है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर देगा, पेयरिंग करवा देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 6, तो इसको अंदर की कितनी चाहिए 2, इसको भी पेयरिंग करवाएगा और इसको भी पेयरिंग करवाएगा,
तो किस में कन्वर्ट हो गई? ये लो साहब, कहानी तो बदल चुकी है, कहानी तो बदल चुकी है। इसमें पेयरिंग से 2 हो गए, इसमें भी पेयरिंग से 2 हो गए और इसकी पेयरिंग अभी रुकी हुई है, 1 है, 2। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मतलब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, है ना? आइए इसकी बात करते हैं। तो ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो मतलब ये तो पेयरिंग करवाएगी नहीं, ये तो पेयरिंग करवाएगी नहीं ना, ये तो पेयरिंग नहीं करवाएगी। इसके मतलब 1 2 3 4 5, इसमें 5 के 5 रहेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? हाँ, इनर डी और आउटर डी स्ट्रॉन्ग है, तो भैया इसने अंदर वाली डी को यूज किया है और इस पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये 3D थी, ये फिर 4s होगी, फिर 4p होगी, फिर 4d होगी। तो s का ये 1 है जो खाली है, p के ये 3 हैं और d के ये बाहर वाले। तो इसको मजबूरन ऑक्टाहेड्रल के लिए 2 बार की लेनी पड़ेगी, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2d2, है ना, सॉरी sp3d2, और इसकी हो जाएगी d2sp3। तो ये ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये इनर डी है, ये आउटर डी है। तो बोल देना आराम से, बना बता के समझा दो, इसमें क्या है? इनर डी है, इनर है, इनर डी है ना, और ये कौन सी है? आउटर डी है, आउटर। ठीक है भाई, इनर डी और आउटर डी, इतना एक्सप्लेन करना है आपको। अभी क्या रह गया उसमें? यस, इनर एंड आउटर हो गया। तो सिंपल, चलिए आगे चलते हैं, आगे की कहानी। ये देखिए 25 का क्वेश्चन देखिए, 25 25 25 25 का, give reason in cobalt 4 is diamagnetic whereas the nickel 4 2 minus is paramagnetic। फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया यार, ये फिर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, है ना? जो अभी जस्ट किया ना वैसा ही, कि डाया क्यों है, पैरा क्यों है, हो गया रिपीट, वैसा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चॉइस में ही पूछा, चॉइस में ही पूछा, 25 में रिपीट हो गया, चॉइस में पूछा, 25 में रिपीट हो गया। देखो आप क्वेश्चन देखो, निकल, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो सबके सब पेयरिंग हो जाएंगे, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, ये वीक फील्ड लिगेंड होगा क्योंकि इसमें +2 चार्ज होगा, और इसमें क्या होगा? निकल कोबाल्ट, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें निकल, निकल का चार्ज 0 है, 0 है मतलब 3d8 है और 4s2 है, 4s2 है। चलो 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 चलो, इसको समझा देता हूं मैं, क्यों समझाना जरूरी है? जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि इसमें चार्ज नहीं, इसलिए आप कंफ्यूजन हो जाओगे। देखो भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सॉरी यहाँ कार्बोनिल है, कार्बोनिल है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं, ये स्ट्रॉन्ग नहीं। पहली कहानी, भले ही वो स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसके साथ स्ट्रॉन्ग है? निकल +2 के साथ स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ तो कहानी निकल 0 की है ना, 0 की है। तो मैंने लास्ट में पढ़ाया था कि निकल का ध्यान रखना, निकल कार्बोनिल के साथ जो लिगेंड बनाता है तो वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा 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 टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल कैसा होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, टेट्राहेड्रल। भैया जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और निकल 0 पे है तो 3d8 4s2 ही तो होगा, फिर 4p, फिर 4d, तो ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, देखो पैसा, ऐसा होगा, ऐसा दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अरे भाई कुछ दिख भी रहा है कि नहीं? आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अब एस में कितने? 2, एस में कितने? 2। अब देखो भाई, यहाँ कार्बोनिल है, कार्बोनिल है, तो ये क्या कर रहा है? ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग होते हुए भी 0 में टेट्राहेड्रल बनाएगा, स्ट्रॉन्ग होते हुए भी 0 में टेट्राहेड्रल बनाएगा।
है ना। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग है, इसको करा देगा यहाँ पेयरिंग, और दूसरा और बच रहा है उसको करा देगा यहाँ पेयरिंग, जिससे आपके पास क्या बन गया, जिससे आपके पास ये पूरी D10 हो गई, 3D10 हो गई, ये तो हो गई फुलफिल। तो बचा क्या 4s और p, और 4 ही इसीलिए क्या हो जाएगा sp3, 4 ही इसीलिए क्या हो जाएगा sp3, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। सही है, सही है। चलिए, और निकल, निकल तो इजी है फिर, ये वाला तो इजी है ना। निकल 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 Cl का 4 और पूरे पे कॉम्प्लेक्स पे आ गया माइनस चार्ज, तो ये निकल गया सीधा सीधा +2 चार्ज। भाई इधर -4 आएगा, उधर -2 है, इधर भी -4 बराबर के उधर -2, तो 2 2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा इधर -4 में से, तो उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 आ जाएगा, खत्म। तो निकल +2 सॉरी, निकल +2 है, तो निकल +2 अगर है, निकल +2 अगर है, तो तुम्हारे पास निकल का क्या ही बचेगा 3D8 4s0, 3D8 4s0, और 4s0 है तो भैया ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, ये तो टेट्राहेड्रल होगा, ये तो टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इसके टेट्राहेड्रल में 3D में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये लो ये लो ये लो ये लो, अनपेड इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो अभी भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए, बचे कि नहीं बचे, बच गए, तो अनपेड होगा तो क्या होगा पायरा, पायरा होगा पायरा, और यहाँ 3D10 हो गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो डाया होगा डाया, समझे कि नहीं, डाया होगा भैया। कार्बोनिल is a strong complex agent than NH3 weak, NH3 weak, है ना, किसके साथ है भाई, पर लेकिन ये मामला गड़बड़ हो गया। ओके ओके ओके, हाँ, अगर ऐसा नहीं दिया है कि आप कोई मेटल नहीं दिए और कह रहा है CO जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि आपका NH3 एक वीक लिगेंड की बात करना चाह रहा है, CO इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स एजेंट, देन अच्छा इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, तो भैया कहानी ये है, दिस इज द पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्या है पाई एक्सेप्टर लिगेंड, और दिस इज ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड, तो सिग्मा डोनर से ज्यादा पाई डोनर, पाई डोनर, और पाई से ज्यादा है आपका पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर, ठीक है, तो ये भैया इससे हो गया, तो पाई एक्सेप्टर है इसलिए। ट्रांस आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये लो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाला, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से फिर क्वेश्चन आ गया आपका, है ना, फिर क्वेश्चन आ चुका है, देखो क्या है CO ओ, 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 कौन सा बताना है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये कैसा है ऑप्टिकल एक्टिव है, ट्रांस है, ट्रांस, गिव रीजन देना है, यार सिंपल बात है, प्लेन पास हो जाता है, अरे भाई प्लेन पास हो जाता है ना, ये लो ये लो ये लो, ऑक्टाहेड्रल है ना, ऑक्टाहेड्रल है, दो इसके खुद के बाइडोने, ये क्या है ना, ये कैसा है बाइडेंटेड है ना, बाइडेंटेड है, और दो है तो चार तो ये हो गए, दो ये हो गए, 6 ऑक्टाहेड्रल है, ये लो भाई इसका ट्रांस ये बनाते हैं, ये हो गया ईएन बाबू, ये हो गया ईएन, दिख रहा है ईएन, ये, और ये ClCl है, ये ClCl है, तो भाई प्लेन पास हो जाएगा ना यहाँ से, तो अरे यहाँ से तो हो जाएगा प्लेन पास, अरे हो जाएगा भैया प्लेन पास, प्लेन पास हो जाएगा प्लेन पास, आइए 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 देखिए जरा, देखिए जरा, देखो भाई
ये और ये है, तो इस पे En है, या ये देख लो इस पे En है और इस पे En है, इस पे En है, इस पे En है, इस पे Cl है, इस पे Cl है। मैं ऐसे कट करूं, ऐसे ऐसे प्लेन लगाऊं तो ये हाफ हाफ हो जाएगा अपने आप में, ये भी अपने खुद के हाफ में कट जाएगा। ऊपर वाला Cl नीचे वाले Cl को रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर प्लेन पास हो जाता है तो ट्रांस भी तो है ना, 180 है ट्रांस है, तो ये भैया सीधा सीधा ये प्लेन पास हो रहा है इसमें, तो ये प्लेन पास हो रहा है और ये प्लेन पास हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ प्लेन पास हो गया, दिस इज द ऑप्टिकल इनएक्टिव। आप पे ध्यान रखना, अगर प्लेन पास होता है तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, प्लेन पास नहीं होता है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, सीधी कहानी है। ठीक है ना, ठीक है। तो प्लेन ऑफ एक्सिस इसमें से पास होती है ना, ये क्या होती है, प्लेन ऑफ एक्सिस पास होती है, या हम कहें सुपर इम्पोजेबल भी है ये। अगर इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इसकी मिरर इमेज बनाओगे, इसकी मिरर इमेज बनाओगे, तो भैया ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी, सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। सीएल सीएल मिरर इमेज बना दो, कोबाल्ट EN EN सीएल सीएल, यही तो मिरर इमेज बनेगी। अब मिरर इमेज को उठाओ, सीधा उस पे कर दो, सीएन ने सीएन को ढका, सीएन ने सीएन को ढका, मतलब ईएन ने सॉरी ईएन ने ईएन को ढका और सीएल ने सीएल को ढका, है ना। ये वाला सीएल जो है, ये वाला सीएल इसको ढक लेगा, ये वाला इसको ढक लेगा, ये वाला ईएन इसको ढक लेगा, ये वाला ईएन इसको ढक लेगा, इसको सीधा उठा के इसको पुट करेंगे तो ढक लेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, ये तो भैया ये तो ज्योमेट्रिकल शो करता है, ऑप्टिकल नहीं शो करता है, ज्योमेट्रिकल शो करता है। ठीक है, अरे हमारी कहानी समझ आई क्या, समझ आई क्या, समझ आई क्या। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको देखिए। ये कह रहा है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन in octahedral complex of Fe+3 in the presence of स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ और वीक फील्ड के साथ। अरे भाई 3D 3D प्लस, ओहो यहाँ समझाते Fe+3 में है, Fe+3 में है तो 3D5 बचेगा ना, 3D5 बचेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, हम हाइड कर देते हैं अपने आप को, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो पेयरिंग कर देगा, तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग करेगा, ये इसमें गया, ये इसमें गया, तो पेयरिंग करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे अनपेड, ओनली 1, ये वाला बचेगा। तो आप सीधे सीधे लिखोगे सर जी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पेयरिंग हो गई, ये भी पेयरिंग हो गई, ये बच गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा बेटा, n की वैल्यू 1 बची, ठीक। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो 3D5, अरे फिर तो मजा ही आ गया, सारे के सारे बचते ना, तो n की वैल्यू 5 बचती, कहानी खत्म, कहानी खत्म। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो भैया देख लो स्ट्रॉन्ग के साथ तो 1 इलेक्ट्रॉन और वीक के साथ 5 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख देते हैं। एक्सप्लेन करना है ऐसे, एग्जाम में ऐसे एक्सप्लेन करना है पूरा, ये आ गया n की वैल्यू 1, यहाँ आ गई n की वैल्यू 5, कहानी खत्म, हमारा 25 का क्वेश्चन निमट चुका है। आइए बात करते हैं हम आगे की। यस, ये भी 25 में, name type of the isomer exhibit by the following compounds, also draw there the corresponding the isomer। ओहो, फिर देखो, आप देखो आइसोमर 24 25 रिपीटेशन यही लग रहा है भाई, आगे देखोगे ना तुम हिल जाओगे, आगे देखोगे तुम कहोगे यार कुछ करना ही नहीं है, बस यही पढ़ना है, आगे देखोगे तो यही पढ़ना है। क्या कह रहा है, आइसोमेरिन शो करना है आपको, आइसोमेरिन बताना, ये वाला है और ये वाला है,
ये दोनों ही ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये और ये दोनों हैं। ओहो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। कौन सा बताएगा ये लो कोबाल्ट NH3 6, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। कैसा है? ऐसा। ये लो कितना है भैया 6। देखो बेटा इस वाले आइसोमेरिज्म में या तो मेटल को रिप्लेस कर दो या लिगेंड को रिप्लेस कर दो। तो मैं देखो कोबाल्ट के साथ NH3 था तो मैं लिख रहा हूं इसका आइसोमर। कोबाल्ट के साथ क्या था NH3, लेआउसियन, लेआउसियन। ठीक है, क्या ले आओगे सियन। और क्रोमियम के साथ सियन था, ले आओ NH3, NH3, NH3। और ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। ये कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म। खत्म कहानी। चलिए ये देखो रिपीट हो गया, अभी जस्ट किया था, अभी जस्ट किया था एनांशियोमर, ये रिपीट हुआ है कि नहीं, एनांशियोमर। अरे भाई 24-25 में क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन सेम, कोबाल्ट ईएन चेंज भी नहीं है, सेम। ये लो कोबाल्ट ये भी रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी समझाया था जस्ट थोड़ी देर के पहले, अभी समझाया था क्या था, लिंकेज था, लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म था, लिंकेज। चॉइस के पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया ये तो हमने। देखो देखो ये रिपीट, देखो देखो ये रिपीट, ये रिपीट, ये नया आइसोमेरिज्म है तो आइसोमेरिज्म से ही है ना, है तो आइसोमेरिज्म से ही। देखो अब 25 में क्वेश्चन रिपीट हो गए यार, हैं। डिफरेंशिएट, आप तो यहीं पे लगने लग गया होगा कि हो हम तो बस यही कर ले, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन द वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड फ्लुएंसी ऑफ द स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, कि कैसे, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, जो उसकी लिगेंड है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, स्पिन कॉम्प्लेक्स को, स्पिन कॉम्प्लेक्स को। तो भाई देखो ऐसा है, एक मेटल है और अगर इसके पास एक लिगेंड है और इधर एक मेटल है और इसके पास एक लिगेंड है, तो अगर ये जो लिगेंड है ना, मैं कॉम्प्लेक्स 6 की बात कर लेता हूं, अगर ये लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड, तो भाई ये जो मेटल के डी है ना उसकी स्प्लिटिंग को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसकी स्प्लिटिंग को बढ़ा देते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, है ना, उसकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो भाई ये और ज्यादा क्या कर जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है इसकी और इसकी बात करें अपन, तो भाई यहाँ पे जो है ना, ये जो डेलो है, ये जो डेलो है, ये और ये जो डेलो है, इसकी डिफरेंस अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है तो डेलो ज्यादा होगा पेयरिंग से, और ये वीक है तो इससे कम होगा। तो यही इसकी स्पिन पे जो है, स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर रहा है, उसकी स्पिन में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को डाउन कर, है ना, पेयरिंग कर देता है, इसलिए क्या कर देता है, डाउन कर देता है। कुछ समझ में आई। D4 से D7 के बीच अगर आप देखोगे तो आपको वो डाउन नजर होती हुई आएगी, डिक्रीजेस कर रहा है वो। चलिए आइए, आइए ये क्वेश्चन है आपके सामने 23 का, 25 खत्म हो गया, 23 खत्म हो गया, 24 खत्म हो गया, 23 पे आ गए। तो देखो ये फिर से निकल आ गया भाई, निकल आए, लेकिन अब की बार मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछिए डायरेक्ट। तो बस सर जी ये निकाला, ये हो गया निकल Cl का 4 और ये आपके सामने आ गया -2। वेरी गुड। और इसके अंदर हमने x पता कर लिया,
कितना 4 इंटू -1 इक्वल टू -4। सर फटाफट पता लग गया +2 है, मतलब निकल क्या है +2। +2 के साथ जो आपका Cl है वो कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। मतलब निकल +2 में 3D8 का ही तो काम करती है। तो बस 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना, 2 है। तो भैया आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 2। एन की वैल्यू कितनी है 2। तो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, अगर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन और बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू और एक किसकी स्पिन मैग्नेटॉन है ना, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बोर मैग्नेटॉन में होती है। तो n अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैल्यू 1.7 हो जाएगी। अगर 2 है तो 2.8 हो जाएगी। अगर 3 है तो इसको भी लिख दो 3.8। अगर 4 है तो लगभग इसको भी लिख दो 3.89। ठीक है। और 5 है तो इसको लिख, अच्छा 4 सॉरी फॉर दैट, 4.89। अगर 5 है तो 5.9, 6 है तो 6.9, 7 है 7.9, 8 है तो 8.9। कहानी खत्म, 8.9। तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 तो कितना आएगा 2.82। आंसर बी 2.82, आंसर बी। चलिए आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6। 3d6, 3d6 है तो चलिए जल्दी से चले, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d6 का है, ये लो भाई 3d6, 3d6 होना चाहिए, किसका होना, निकल, निकल 3d8 होता है, 3 कम करने हैं, 8 होता है ना, 3 कम करने हैं, 2 तो एस से गए और 1 डी से गया, तो 3d8 की जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट में कितना होता है D7 होता है और +3 है, S के 2 गए D का 1 गया तो 3d6 हो गया। क्या हो गया इसका 3d6 हो गया। भाई ये होता है 3d7 4s2, ये होता है रियल में 3d8 4s2। 3 खत्म करने, 3 तो 2 तो इससे गए, 1 इससे तो 7 बच गए, 2 इससे गए और 1 इससे गए, 6 बच गए। इसका होता है 3d5 4s2, तो 2 तो इससे गए, 2 ही है तो 3d में 5 ही बचते हैं। और इसका होता है 3d5 4s2, जस्ट यही है ये वाला। तो इसके +3 में 2 इससे गए, 1 इससे 3d4, 3d4। आंसर क्या है ये वाला, ये वाला। चलिए, ये कह रहा है EDTA, EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल करेक्ट, EDTA हेक्साडेंटेड है। और EDTA हैविंग 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन डोनर एटम, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका assertion रीजन में क्या हो जाएगा, assertion and reason are correct and correct explanation of assertion। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन, जब आपका assertion रीजन आएगा तो ए ऑप्शन लिखना है इसमें। देखो ये होता है EDTA, है ना, यहाँ पे आपका NH और यहाँ पे भी 2 और यहाँ हो गया NH। तो इस पे भैया यहाँ पे लग जाएगा H हटा के एक लग गया डबल CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, एक और लग गया CH2 COO माइनस, यहाँ पर भी H हटेगा और एक लगेगा CH2 COO माइनस, और यहाँ पे भी एक हटेगा CH2 COO माइनस। अब बताओ ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4, 4 तो ऑक्सीजन है और डोनर एटम है, और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, लोन पेयर, तो नाइट्रोजन कितने हैं 2 और डोनर एटम है। और ये मेटल होगा, इस मेटल को ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, और ये भी डोनेट करेगा, और ये भी डोनेट करेगा। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है भैया, ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज
स्पीसीज कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, इसमें से कौन सी स्पीसीज जो है लिगेंड का बिहेव नहीं करती है? क्यों? लिगेंड का बिहेव करने के लिए या तो उसके पास माइनस हो, या लिगेंड का बिहेव करने के पास या उसके पास एक लोन पेयर हो। तो देखो भाई, इसके पास तो माइनस है, ये तो लिगेंड है। इसके पास NH3 था, तब इसके पास एक लोन पेयर था, और हमने इसकी रिएक्शन एक H प्लस से करवा दी, जो कि इसको डोनेट दे बैठा, और उसके बाद अब इसके पास कोई नहीं बचा है, इसीलिए ये क्या नहीं होगा, एक लिगेंड नहीं होगा। इसका मतलब आंसर हमारा यही है। यहाँ पर तो लोन पेयर है और यहाँ पर भी लोन पेयर है, न्यूट्रल लिगेंड में कंसीडर होता है, ये भी है, ये भी है, ये सब लिगेंड है। हमारा आंसर कौन सा वाला है? हमारा आंसर ये वाला है ना? हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं बात। क्या है 23 में, ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर D5 आयन विद अ वीक लिगेंड फॉर विच। अब देखो, ये क्रिस्टल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5 की, वीक फील्ड लिगेंड में बतानी है, ये दे रखा है वीक फील्ड लिगेंड का, तो वीक फील्ड लिगेंड में बतानी है क्या होगा। तो भाई ये D5 और D5 है, तो ये लो साहब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो गया स्प्लिट, ये गया इस पे और ये गया इस पे का। ऑन द बेसिस ऑफ द डी कुछ नहीं बोला है, वीक फील्ड लिगेंड बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोला है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब नहीं बोला है, नहीं बोला है, तो कोई बात नहीं, आपको यही लिखना है फिर। तो आप सीधे सीधे वीक फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 और 5, तो T2G में है 3 और EG में है 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको T2G3 और EG2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहले वाले का आंसर हो गया, ओके। दूसरे वाले की बात करते हैं, क्या है समझो। एक्सप्लेन द एफिशिएंट, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ये देखो, ये एफी है ना, एफी का क्वेश्चन आया था ना, और Cl था एक में, यहाँ एफी की बार Fe6 दे दिया, तो भाई ये +3 में ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओहो, क्या यार, हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन तो, ये क्वेश्चन तो 23 में भी है, 24 में भी है, 25 में भी है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई, क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, कुछ समझ आया? क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं भाई, गजब 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 गजब। यहाँ से क्या आ जाएगा, अब तो निकाल लोगे, +3 आएगा, क्योंकि इसका माइनस चार्ज है, 6 इंटू -1 इक्वल टू -3, तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका +3 है, और Cn में +3 यानी कि क्या हो गया, 3D5 की कहानी है, और 3D5 में आप स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या होगा, 5 में से पेयरिंग करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, तो ये गया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है ना, तो पेयरिंग हो गया, 2 खाली चाहिए इसको, ये तो कन्वर्ट हो गया ये किसमें, इसमें गया, ये 1 2 1 2 1, ये 2 जाएगी, और ये S की जाएगी 4s बाहर की, और ये P जाएगी बाहर की, तो भाई ये हो गई, तो ये हो गया D2sp3, इनर d ऑर्बिटल होगी, है ना, और ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो आउटर d ऑर्बिटल होगी, आउटर d ऑर्बिटल होगी Fe F6, और ये -3, तो ये हो गया 6 - 1 इक्वल टू -3, तो भैया ये हो गया +3, सोल्व कर लेना इसको ना, ये भी +3 है, +3 और वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में कोई पेयरिंग नहीं करवाएगा, और पेयरिंग नहीं करवाएगा तो 1 2 3 4 5, और इसको मजबूरन कहाँ की डी लेनी पड़ेगी, इसको आउटर डी लेनी पड़ेगी, कहाँ की, आउटर, मतलब ये वाली लेनी पड़ेगी। अगर ये वाली डी लेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sp3d2, क्या होगा, sp3d2, ठीक है, ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई। अब देखो जरा, देखो देखो देखो, कहानी को समझो जरा, समझो। 6 कौन सा,
ओहो 23 हो गया, 24 अब 25 हमने कर लिया, 24 कर लिया, 23 हो गया, 22 आ गया, 22 आ गया है, 22 है ना। ये 4th ईयर का क्वेश्चन आ गया। लास्ट 5 ईयर भी कर लोगे ना, इट्स सफिशिएंट। अब तो लेकिन हम आगे तक चलेंगे। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4d, d4 का करना है, d4 आयन है ना, d4 आयन इफ डेलो, यहाँ है डेलो 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 डेलो, ये डेलो, डेलो इज लेस देन, मतलब डेलो कम है तो वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ, ठीक है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का हम एक बता देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में d4 है, क्या है, d4 आयन का है, और d4 आयन है तो बस d4 के अंदर है, कोई बात नहीं, हमें तो d में 4 चाहिए ना, प्लस प्लस तो गया, भाड़ में अपने को क्या लेना देना, क्योंकि हमें तो d में बता दिया ना उसने, 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग होगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पर, तो ये लो भाई, नहीं होगी तो इसको स्प्लिट कर दो, ये होगी और ये होगी, तो ये जाएगा भैया एक इसमें, इसमें और एक ऊपर जाएगा। सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था, 3 ब्रिज में इजी में 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड क्वेश्चन यहां से भाई, सेकंड क्वेश्चन यहां से क्या कह रहा है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट कैरेक्टर ऑफ निकल CN4 का। चलिए निकल की कहानी को खत्म कर लेते हैं। निकल CN4, निकल CN4 -2, निकल CN4 -2, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे चलना है, तो भैया ये निकल, ये -4 इक्वल टू -2, तो निकल पे आ गया +2। अब तो निकाल लोगे ना, +2 कैसे निकाला, ये निकाल पाओगे ना। निकल नहीं पता लगता तो x मान लेना, नहीं पता लगा था तो क्या मान लोगे, अरे अगर नहीं पता लगता तो कैसे निकालोगे, x प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, ऐसे करके निकालोगे तो निकल पे क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो आपके पास +2 में CN कैसा लिगेंड बिहेव करता है, +2 में CN कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करता है, वो 3 सूत्र, वो 3 ब्रह्मास्त्र चलाओ, 3 ब्रह्मास्त्र जो मैंने बताए थे, है ना। तो ये आ गया 3D8 है भाई, 3D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अंदर से D कितनी चाहिए होती है, एक ही तो चाहिए ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6, ये 7, ये 8, तो एक ही D चाहिए, तो ये तो इनर कर देगा इसको, ये क्या कर देगा इसको, पेयरिंग करवा देगा भाई, इसको पेयरिंग करवा देगा, क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा इसको, है ना, पेयरिंग करवा देगा। अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो हमारे पास मामला बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा ऐसा, देखो बन गया पैसा, ठीक है ना, ये देखो, तो D2DDC ओनली 1D है ना, DSP3, DSP, ओ ओ कितनी, कितनी चाहिए, 4 चाहिए ना, DSP3 नहीं, DSP2, DSP2, अंदर की एक और बाहर की P दो ही चाहिए इसको। और कौन सा बनाएगा ये, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर, DSP2 है, DSP2 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है भाई, समझा दिया, हाइब्रिडाइजेशन समझा दिया, कौन सा होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाँ मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ रहा है, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैडम कहानी हो गई डाया, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा दूसरा आ गया, तो चलो एक यहाँ पर सीधा सीधा है, राइट द, और राइट द में हम चेंज कर लेते ताकि हमें पता लगे कौन से का क्या लिख रहे हैं, क्या,
तो देखो ये कह रहा है इसका IUPAC नेम लिखना है। देखो फिर से आ गया IUPAC, डाइक्लोरो, क्या है, डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन, ये तो आपका EN है, EN, इथेन 1,2 डाई डाई नाइट्रेट है, डाई एमाइरेट है, कोबाल्ट प्लस थर्ड। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका कोबाल्ट, कॉम्प्लेक्स है कि लिखना है, तो कोबाल्ट। फिर आपका डाइक्लोरो है तो Cl2, है ना, और ये तुम्हारा है इथेन, इथेन है, उसके 1 और 2 पे लगाना है तो EN है, तो 20 लगाएंगे इस पे, किसके नेम पे ही क्या आता है पहले से, EN है और वो भी 2 है, ये कोबाल्ट हो गया। और +3 बताना है तो ये तो हो गया न्यूट्रल, ये हो गया -2, और -2 है तो -2 उधर जाएगा तो +2 में कन्वर्ट होगा, तो इस पे चार्ज ले आओ +1, ये हो गया जी, ये हो गया, ये अपना चार्ज है भाई, ये +3 है ना, अगर ये -2 बनेगा इसका और ये =2 के उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, तो आप ऊपर यहाँ +1 लगा दो ताकि =2 में उधर जाके क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है, ठीक है ना भाई, तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का, व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकल, ये तो यार हमने थ्योरी में पढ़ाया था, ये तो हमने थ्योरी में पढ़ाया था, देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, निकल Cl6H2O मिक्स्ड विद द AgNO3, तो ये प्रेसिपिटेट बना लेगा AgCl का, AgCl का प्रेसिपिटेट बना लेगा भैया ये, है ना, 2 मोल ऑफ द AgCl आर precipitate per mole of compound right। तो देखो भाई कहानी ये है कि हमने निकल Cl2 + 6H2O था, उसके साथ हमने मिला दिया AgNO3, और जिससे दो मोल 2 मोल AgCl बना, तो 2 मोल AgCl बना तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है ना वो बन जाएगा निकल H2O का होल 6, निकल H2O का होल 6 बन जाएगा, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा AgCl, चला जाएगा AgCl इसके साथ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 के 6 हाइड्रोजन जो है वो इससे जुड़ जाएगी, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और इस पे +2 चार्ज लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर्मूला लिखो, लिख दिया। सेकेंडरी वैलेंसी निकल इन द कॉम्प्लेक्स क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी H2O है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, H2O की है, और राइट द IUPAC नेम, तो हेक्सा हेक्सा एक्वा हेक्सा एक्वा निकल, हेक्सा एक्वा निकल सेकेंड, हेक्सा एक्वा निकल सेकेंड, ये आपके पास बन जाएगा। लिंकेज आइसोमेरिज्म, linkage isomerism arise the coordination compound because of the ambidentate ligand, बिल्कुल सही ये बात, एम्बिडेंटेड ही लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाता है, अभी जस्ट बोली भी थी मैंने ये बात। हाँ, एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम N और O, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका A, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है लिंकेज के लिए, है ना, इसी की वजह से तो लिंकेज बनता है। गिव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, गिव द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, बिल्कुल जो नाम दिया है उसका लिखना है आपको, तो इसका पोटेशियम हो जाएगा। ओके, ये देख लो सेम क्वेश्चन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ है, रिपीट है ना, रिपीट है भाई, ये रिपीट है, सेम टू सेम रिपीट, कोई चेंज ही नहीं है। जिंकेड अभी बोला था मैंने 2 वाला आएगा,
जिंकेट बोला था ना, टेट्राहाइड्रो, हाँ यही बोला था। तो ये OH वाला है और टेट्रा है 4 है, यही जिंकेट है भाई, सेकंड यही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है। फिर देखो हेक्सा अमाइन है ना, प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, तो ये लो भाई प्लेटिनम, ये Pt है, हेक्सा मतलब 6 है और अमाइन है तो NH3 का 6 है, और इधर क्योंकि अमाइन तो न्यूट्रल है तो +4 चाहिए ना, तो Cl4 लगा दो, काम खत्म। ये हो गया इसका। ये समझ आया मैंने 4 क्यों लगाया, क्योंकि ये +4 यहाँ तभी आएगा क्योंकि ये तो न्यूट्रल है, ये तभी आएगा जब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा। यस, चलो ये आपका 20 का क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आपको कोरोना काल चल रहा था, इसमें एक में पेपर हुआ नहीं था, ठीक है ना, तो वो वाली कहानी थी, इसलिए आपको 21 का नहीं मिलेगा, ठीक। तो अपन आते हैं इसमें, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PT En2 और PTC En2 और Cl2, तो इसका IUPAC नेम लिखना है। अरे इजी है यार, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्री आइसोमेरिक कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक बता दो भाई इसका। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये लो साहब, हमने इसका पीटी का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक बना दिया। ये पीटी, ये En है, ये लो, ये En है, ये लो, ये Cl है, ये Cl है, ये तो हो गया बेटा ट्रांस, और इसका बना दें हम सिस, तो पीटी है ना। एक काम करते हैं, पीटी एक को तो रखते हैं हम En को यहीं पे, और एक En को भेज देते हैं हम ऊपर, इस पे हो गया Cl, इस पे हो गया Cl, तो ये हो गया इसका सिस सिस सिस, तो ये हो गया सिस, और इस सिस का बन जाएगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, तो इसका ये वाला, ये वाला, ये और ये, तो भाई इसमें तो En था तो En इधर आता हुआ नजर आ जाएगा, और इसमें Cl इधर आता नजर आ जाएगा, नीचे Cl नजर आ जाएगा, और इधर En जो है वो इसे दूर जाता नजर आ जाएगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसका जो सिस है ना वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, इसीलिए इसका मिरर इमेज बना, इसीलिए इसका क्या बन गया है, मिरर इमेज। और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, एनांशियो एनांशियोमर भी है, ये दोनों आपस में क्या है, एनांशियोमर है। तो इसकी स्ट्रक्चर बना दी, इसकी ज्योमेट्री बना दी, इसके आइसोमर्स भी बना दिया हमने, है ना। रही बात नेम की, तो नेम सुन लो यहीं पे, आयुपेक, सबसे पहले हम लिगेंड का नेम लिखते हैं और हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। उसका क्लोरो है, और इसका क्या है, इथिन डायमाइन है, तो ये 20 से है, इथिन है, तो इथिन बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, क्लोरो, तो हो गया आपका डाई क्लोरो, और इसमें लिखोगे 20, क्या लिखोगे, 20 20 ब्रैकेट में लिख लो, या तो ब्रैकेट में इथाइलिन डाई डाईअमाइन, इथाइलिन डाईअमाइन, और कंटिन्यू लिखना पड़ेगा भाई, डाईअमाइन, और क्या है, ये न्यूट्रल लिगेंड ऐसा कुछ नहीं है, ओके। चार्ज चार्ज का लफड़ा है क्या, तो चार्ज में न्यूट्रल दिया है, कोई बात नहीं, Cl जो है उधर जाएगा तो +2 चार्ज में आ जाएगा, यानी कि हम न्यूट्रल में न्यूट्रल वाला ही लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम सेकंड, तो ये आपका नेम हो गया, प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम सेकंड, ठीक है भाई। तो डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमाइन प्लेटिनम सेकंड। चलिए इसका फॉर्मूला देखो, IUPAC, राइट द फॉर्मूला, कोबाल्ट, कोबाल्ट है, कोबाल्टेट है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव ही है,
तो आपके पास हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, ये रिपीट हो गया ना यार, फिर से रिपीट हो गया। तो ये देखो कोबाल्ट NH3 का होल 6 हेक्सा है और सल्फेट +3 है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट +3 है, तो SO4 इस पे 3 आएगा, SO4 3 है, ताकि उस पे जाएगा तो +3 आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो मुझे यहाँ पर क्या चार्ज चाहिए, इस पे चार्ज चाहिए मुझे, यहाँ पे 2 लगा देना कॉम्प्लेक्स पर, ताकि इसका भी चार्ज बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, इसका भी चार्ज बैलेंस हो जाए, ठीक है, ओके। तो देखो देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेशियम बेचारा के और ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, अब नेगेटिव है इसलिए क्रोमेट, तो ट्राई ऑक्जेलेटो, पहले तो क्रोमेट Cr और ट्राई ऑक्जेलेटो है तो C2O4 कितना होगा 3, बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड और 3 है तो हेक्साडेंटेड हो गए, मतलब ऑक्टाहेड्रल लिगेंड हो गया, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड हो गया। तो अब इस पे चार्ज कितना आना है +3, क्योंकि एक पे -2 है तो टोटल 6 हो गए, इसीलिए यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा 3 लाना पड़ेगा, तो K3 ये वाला होगा, तभी जाके इस पे +3 आएगा, ओके। तो ये हो गया आपका 19 का राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स PT, अच्छा इसके एग्जांपल के लिए सेम यही क्वेश्चन है, रिपीट है। आउट ऑफ द क्या आ गया 19 का है, आउट ऑफ द कोबाल्ट F6 3 minus and COEN which complex one is paramagnetic, diamagnetic, more stable, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सबके आंसर देने भाई, इसके सबके आंसर देने कि पेरा कौन है, डाया कौन है। तो देखो कोबाल्ट +3, ये भी कोबाल्ट जो है +3 में है, और ये कोबाल्ट भी जो आपका है +3 में है, ये भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है, और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका 6 है। तो सीरीज समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सीरीज कौन सी लगानी है, तो +3 में ये एक वीक फील्ड लिगेंड है और +3 में ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये कैसा है वीक फील्ड लिगेंड। हमारी कहानी समझ में आ गई है। तो हमने लगाया कोबाल्ट, कोबाल्ट पे +3 और एक और कोबाल्ट, कोबाल्ट पे +3, ये किसके साथ है En के साथ है, और ये किसके साथ है Fe के साथ है, सॉरी Fe नहीं F के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3D6 की कहानी इसमें भी है और 3D6 की कहानी इसमें भी है, ठीक है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें पेरा होगा, ये क्या होगा पेरा होगा, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये डाया होगा, क्या होगा डाया होगा, और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये आउटर होगा, इनर नहीं होगा, क्या होगा आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, और ये इनर कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, इनर कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना तो पेयरिंग करवा देगा, अंदर की डी लेगा, ठीक है। और ये कैसा है मोर स्टेबल, तो भैया मोर स्टेबल तो ये होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी किसके साथ बढ़ती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ बढ़ती है। ये कैसा होगा ये वीक या लेस स्टेबल होगा, नॉट वीक, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। हाई स्पिन किस में होगा, इसमें हाई स्पिन होगा और इसमें लो स्पिन होगा। हाई और लो का कहानी है ना, हाई लो की कहानी है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सब इसमें होंगे तो लो स्पिन होगा, और अगर वीक होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है भाई अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो 6 के 6 इसमें जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा तो लो स्पिन बढ़ेगा, और अगर वीक होगा तो 1 2 3 4 5 और फिर 6 होगा, ये होगा, है ना। तो हाई स्पिन किसमें हाई स्पिन इसमें, लो स्पिन इसमें। देखो हमने आंसर दे दिया सारा। पैरामैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक ये वाला है F, पैरामैग्नेटिक कौन है
कोबाल्ट Fe, कोबाल्ट F6 सॉरी, कोबाल्ट F6 -3। मोर स्टेबल कौन होगा? कोबाल्ट En का होल 6 होगा +3 पे। हाई स्पिन पे कौन होगा? कोबाल्ट F6 होगा -3 पे। इनर कौन होगा? कोबाल्ट En का होल 6 होगा +3 पे। ठीक है, तो सारे आंसर मिल गए। यस, राइट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ Cu। अरे ये समझ में आ तो गया ना, एक भरना कैसे है। देखो ये पहले ऊपर तक जा रहा है तो हाई स्पिन होगा, ये लो स्पिन होगा, है ना। अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें तो इसलिए पेरा होगा। इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है तो डाया होगा। ये अंदर की डी यूज करेगा तो इनर होगा, या आउट बाहर की डी, क्योंकि अंदर की कोई खाली नहीं है तो बाहर की। यस, तो अपने 19 का क्वेश्चन भी निमट चुका है। आ जाइए 18 में। 18 में आगे, राइट द कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ कॉपर NH3 NH3 का होल 4 PtCl4। तो क्या लिखना है आपको इसमें? कोऑर्डिनेशन आइसोमर लिखना है। अरे अभी जस्ट बताया कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या करना है? ये कॉपर NH3 का होल 4 और ये Pt में Cl4। क्या बोला था कि आपको क्या करना है? आपको सीधे मेटल जो है ना, मेटल वो एक्सचेंज करनी है। या तो मेटल करो या लिगेंड करो, दोनों में से। तो अपन मेटल एक्सचेंज कर देते ना, एक लिगेंड कर दो। कॉपर के पास NH3 था, Cl ले आओ, और Pt के साथ Cl था, NH3 ले जाओ। हो गया, सिंपल कहानी है। क्या ये बात कर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, यस बिल्कुल। हाँ, राइट द नेम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हर एक का नेम लिखना है। अरे इजी है ना। कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, यस पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो लिख दो हेक्सा। सबसे पहले रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ द लिगेंड विद द अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो यहाँ तो एक अकेला टाइप का लिगेंड है तो हेक्सा एक्वा, कोई गैप नहीं देना है। हेक्सा एक्वा निकल, है ना, निकल, हेक्सा एक्वा निकल। और क्या है आपके पास? चार्ज क्या होगा? इस पे जाओगे, अगर इसे तोड़ोगे, इसे तोड़ोगे, इसे तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इसको तोड़ दो। तोड़ोगे तो मिलेगा आपको, एक को मैं समझा देता हूं थोड़ा ढंग से ताकि बाकी को आप लिख पाओ। 6 तोड़ने से इस पे चार्ज कितना आएगा? +2। और इस पे क्या है? 2Cl माइनस। तो इस पे +2 आ ही चुका है तो निकल पे कितना आ जाएगा? प्लस, ये तो 0 है और इक्वल टू +2, यानी कि आपका आ गया +2 चार्ज। तो बस अब लिखना स्टार्ट कर दो। क्या हो जाएगा? हेक्सा, हेक्सा एक्वा निकल। और निकल कितना है? सेकंड है ना, तो निकल सेकंड, निकल सेकंड। अब गैप दो, गैप देके क्या लिखोगे? क्लोराइड। क्या लिखोगे? क्लोराइड। ठीक है, यस, डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं, क्लोराइड। तीसरी कहानी इस पे, अब की बार कॉम्प्लेक्स नेगेटिव जाएगा तो इसको तोड़ो। तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 3K प्लस और FeCN का होल, Cn का होल 6। और कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज? -3 चार्ज। तो भैया इसको बोलोगे पोटेशियम, इसको क्या बोलोगे? पोटेशियम। तो आपका हो गया पोटेशियम, पोटेशियम। फिर गैप, गैप के बाद हेक्सा, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, साइनो। और ये आपका आयरन है, आयरन के क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, देखो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो इसको क्या बोलेंगे? फेरेट, फेरेट। और कितना चार्ज कितना है? तो ये 3 आ जाएगा क्योंकि ये है -1, तो 6 × -1 कितना हो गया? -3।
-6 -6 इक्वल टू -3, तो कितना आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, सीधी काम, थर्ड आ गया, ठीक है ना। अब इसकी लिखते हैं नेम, तो इसका नेम क्या है, ये तो ऑलरेडी +3 चार्ज है कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने पे, +3 चार्ज पे, तो इसका तो वैसे ही पता लग गया। अब आपके पास En है, तो इथाइलिन डायमाइन है ना, तो ट्रिस 3 है ये, ट्रिस इथाइलिन डाई अमाइन कंटिन्यूअस, अब कोई गैप वेप नहीं है, इथाइलिन डायमाइन, डायमाइन और पॉजिटिव है ना, तो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, ये आपके नेम हो गए सारों के, ये आ गया IUPAC नेम। 17 का क्वेश्चन आ गया, लगभग लगभग अपना खत्म हो गया मामला है ना, पेपर ओवर हो चुका है। तो सोडियम डाइसाइनाइडो यूरेट, ये क्या है, यूरेट है, यूरेट, यूरेट, और फिर सल्फेट, सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट, ऑरेट, वेरी गुड। तो ऑरेट है ना, तो गोल्ड आ गया इसमें, गोल्ड को बोलते हैं ऑरेट, AU, और सोडियम है तो भैया कॉम्प्लेक्स के इधर है सोडियम, ऑरेट, और ऑरेट के साथ है डाइसाइनो, मतलब CN का होल 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सल्फेट किसका है भाई, सल्फेट, ये सल्फेट जो है ना, ये सल्फेट इसका है भाई, सल्फेट इस वाले का है, ये ध्यान रखना, सल्फेट इसका नहीं, इसका है, इसका हो गया खत्म कहानी, ये हो चुका है ना। और ये कितना है, प्लस है ना, तो ये भैया इस पे जाएगा, CN -2 है, उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा +2 में, तो +2 में होगा, तो मुझे यहाँ एक कम करना पड़ेगा, तो इसका एक माइनस आएगा, हो जाएगा, सही है, तो एक का ये रहेगा। अब इसकी बात करो, ये क्या है, टेट्रा, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, ये अमाइनो ना, ठीक है, NH3 है, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो है ना, क्लोराइडो नाइट्रिटो प्लेटिनम 4 सल्फेट, तो भैया पॉजिटिव वाला है, तो पहले PT ले आओ, प्लेटिनम में PT ले आओ, फिर आपका टेट्रा क्लोराइडो है, तो टेट्रा क्लोराइडो अमाइन, पहले तो सबसे पहले ये हो गया NH3, टेट्रा क्लोराइडो नहीं है, टेट्रा अमाइन है, तो टेट्रा मतलब 4 हो गए, फिर आपका क्लोराइडो, क्लोराइडो तो Cl हो गया, और फिर आपका नाइट्राइटो, और उसमें N डोनर है, तो ये NO2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया सल्फेट, तो SO4 हो गया सल्फेट, और फोर्थ की बात कर रहा है, तो भैया ये जाएगा इसके प्लस उधर जाएगा, इक्वल टू के उधर जाएगा, तो एक माइनस इसका और एक इसका, तो आपके पास हो गए -2 और 4 है, तो इधर से जाएगा +2, हाँ ठीक है, फिर तो ये सही है, ये सही है ना, यही होगा, क्योंकि इसका +2 इस पे चला जाएगा, 2 का प्लस इधर आ जाएगा, हो जाएगा +4, ये सही है, ठीक है भाई। ओके, 17 का क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ द आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट NH3 का होल, NH3 का होल 5 और SCN2+, तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, अरे भाई एम्बिडेंटेड दिख गया ना, क्या दिख गया, एम्बिडेंटेड दिख गया ना, तो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, अब लिख के भी बता दो, लिंकेज, क्या इसको भी मुझे सोल्व करना पड़ेगा भाई, अरे यार लिख दो ना, इसका लिंकेज क्या होगा, कोबाल्ट NH3, समझ गए क्या, अरे समझे कि नहीं भाई, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया, और क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई, +2 ये हो जाएगा, यहाँ S डोनर था, यहाँ N डोनर हो गया, तो ये लिंकेज। Why is the nickel Cl4 पैरामैग्नेटिक और CN, ये जस्ट रिपीट है, रिपीट अभी थोड़ी देर पहले बताया है, रिपीट है, इसको तो क्या ही बताना अब मैं फिर से। Why are low spin tetrahedral complex really observed,
लो स्पिन टेट्राहेड्रल। देखो ये कह रहा है व्हाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रियली ऑब्जर्व। जो लो स्पिन है ना टेट्राहेड्रल, वो ऑब्जर्व क्यों होता है? टेट्राहेड्रल जो है वो लो स्पिन क्यों होता है? देखो यार, निकल में हुआ था टेट्राहेड्रल को, निकल 4 में जो है उसमें टेट्राहेड्रल था और लो स्पिन था। एक तो टेट्राहेड्रल है और सारे के सारे डी में चले गए थे, 3D 10 हो गया, तो लो स्पिन हुआ। और वो किसकी वजह से हुआ? ये हुआ था आपका पाई एक्सेप्टर लिगेंड की वजह से, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की वजह से, है ना। बाकी टेट्राहेड्रल में तो हाई स्पिन लिगेंड की वजह से होता है बाकियों में, तो निकल के अंदर हुआ था पाई एक्सेप्टर लिगेंड की वजह से, ठीक है ना। तो ये लो, हमने पूरे कंप्लीट 17 तक के आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछने वाला है। आगे 2026 के अंदर कोऑर्डिनेशन में से क्वेश्चन कहां से पूछेगा, ये प्लीज आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। कौन कौन से एग्जांपल्स आपने एग्जांपल्स बिठाए हैं? निकल के, किसके? निकल के। सबसे ज्यादा एग्जांपल किसके आए? निकल के आए हैं, है ना। तो और दूसरा कोबाल्ट के, तो भैया निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम और आयरन, ये क्या है? हीरो है, हीरो है, हीरो है। सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द है। उधर से आप लिंकेज, अभी तक जितना पढ़ा आपने, लिंकेज आइसोमेरिज्म पढ़ा, कोऑर्डिनेटेड आइसोमेरिज्म पढ़ा। लिंकेज आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड के साथ चलता है, कोऑर्डिनेटेड में आपको या तो मेटल को एक्सचेंज कर दो या लिगेंड को एक्सचेंज कर दो, आपने पढ़ा। दूसरा आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा। आपसे क्वेश्चन इसने हाई स्पिन लो स्पिन से पूछे हैं, हाई स्पिन लो स्पिन से पूछे हैं, इनर और आउटर, इनर और आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ज्योमेट्री पूछी है। क्या पूछी है? ज्योमेट्री पूछी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। एक आपसे कंडक्टिविटी की बात भी पूछ ली, मैंने बता दी थी। तो ये सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी कवर हो गई है और हमारे क्वेश्चन इर्द गिर्द यहीं से ही वो पूछने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। सो प्लीज, आपको अगर हीरो बनना है तो हमने आपसे बता दिया है कि 3 लाइन जो ब्रह्मास्त्र है उसको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से छाप लीजिएगा। तो प्लीज, अगर ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल हुआ है और अब आपको ये पता लग गया है कि 2026 में क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और नए PYQs के साथ। प्लीज, आपको हेल्प हुआ है, हेल्प मिली है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको कितनी मददगार साबित हुई है और अब हमें नेक्स्ट वीडियो PYQs किस पे लाना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो अब आपको उसी हिसाब से PYQs मिलेंगे। और अगर आप नए हो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा और उसी के बेस पे हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए कंसेप्ट और नए PYQs के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और जय हिंद।